मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जब पत्थर बिना कुछ सहे भगवान नहीं होता है मित्रों, तो हम लोग बिना कुछ त्याग किए हुए अपने जीवन में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। तो अगर हम लोगों को सफल होना है तो निश्चित ही हम लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ताकि हम लोग निश्चित रूप से सफल हो सकें। चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 8 भूगोल का। और क्लास 8 में अभी तक हम लोगों ने लेसन 5 तक अध्ययन कर लिया है। और आज हम लोग लेसन 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं मित्रों, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेसन 6 में भूगोल में है मित्रों, क्लास 8 में, कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन, लेसन 6 मानव संसाधन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। और हम लोग जानते हैं कि जो संसाधन होता, अगर संसाधन की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए मित्रों, तो संसाधन वो चीज़ होता है कि जिसकी कुछ उपयोगिता होती है, और अगर उसकी उपयोगिता होगी तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, उसका ना कुछ वैल्यू होगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। संसाधन के पाठ में हम लोगों ने पीछे इसका अध्ययन किया है। तो संसाधन के अंतर्गत जो कई प्रकार के साधन होते हैं, उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहित करके, या कहने का मतलब है उसमें कुछ न कुछ सुधार करके, उनमें कौशल डेवलप कर करके किसी प्रकार से उसको क्या किया जाता है, संसाधन बनाता है, तो उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। तो वो पूर्ण रूप से संसाधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो संसाधन हमारे देश में भारत सरकार ने मानव को पूर्ण रूप से संसाधन बनाने के लिए, एक संसाधन में एक एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्या है, मानव को संसाधन के रूप में यूज करने के लिए, तो ऐसे संसाधन हैं लेकिन कुशल संसाधन के रूप में यूज करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, इसका गठन किया गया। और 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, मैंने कहा कि जब सामान्य आदमी होता है और उसको कौशल डेवलप करके कुशल कर दिया जाता है, तो वो बिल्कुल एसेट के रूप में, संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में की गई। क्यों किया गया? क्योंकि लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए, लोगों को कुशल बनाने के लिए, लोगों की कुशलता को बढ़ाने के लिए ये किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हुए हैं उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या का वितरण, मतलब जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। भूपृष्ठ पर मतलब जमीन पर जिस प्रकार से आदमी, जो जनसंख्या है वो फैली हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के वितरण का प्रारूप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखें। विश्व के 90%, कितने प्रतिशत? 90% से अधिक लोग भूपृष्ठ के केवल 10% भाग पर, कितने प्रतिशत? 10% भाग पर निवास करते हैं। ये डाटा है, हम लोगों ने पीछे भी इसका अध्ययन किया है कि जो पृथ्वी की 90% लोग हैं, कितनी है? पूरी धरती के 90% जनसंख्या है, वो केवल कितना प्रतिशत जमीन यूज करती है, कितना प्रतिशत भूभाग यूज करती है? तो केवल 10% भूभाग पर पूरी जनसंख्या रहती है। और जो है वो, कहने का मतलब जनसंख्या के लिए निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, कितने? एक निश्चित इकाई, मतलब एक निश्चित कहना गया है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जैसा कि हम लोग मापते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से एक निश्चित इकाई क्षेत्र में जितने लोग पृथ्वी के किसी भी पृष्ठ पर, कहने मतलब पृथ्वी की पृष्ठ पर किसी भी स्थान पर इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को उसका जनघनत्व कहते हैं। ये हम लोग मापते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनघनत्व कितने में जाता है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही नापा जाता है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग नापा जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आगे मित्रों। अब वर्ष 2018 क्या है? वर्ष 2018 के अनुसार संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है?
2018 की जनगणना विश्व स्तर पर देखें तो उसके अनुसार 51 व्यक्ति प्रति वर्ग, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने, एक वर्ग किलोमीटर में, ये मतलब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ाई का अगर क्षेत्र ले लिया जाए तो उसमें 51 व्यक्ति रहते हैं। ये पृथ्वी का औसत है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, मतलब अपने देश में, भारत का जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये चूंकि हमारे देश का जनघनत्व विश्व वाला तो कम पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, हमारा डाटा जानने के लिए, एक आंकड़ा के लिए, लेकिन ये देश का जनघनत्व पूछा जाता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि 382, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में 382 लोग रहते हैं। ये हम लोगों को याद कर लेना है, ध्यान दिए रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र में है। क्या है, विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र में है, जबकि एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय पर्वत हैं जैसे क्षेत्र विरल। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जीवन अपेक्षाकृत मैदानों की अपेक्षाकृत कम सुगम होता है। क्या होता है, कम सुगम होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का वितरण उतना अधिक नहीं पाया जाता, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो कोई भी मैदानी क्षेत्र होगा तो अगर वहीं कोई भी स्पेशल उसकी दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या जरूर से जरूर निवास करेगी। और कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ पर बसाव घना होगा, अधिक होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या बोलते हैं, प्रवास बोला जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। जब लोग इधर से उधर कहीं जाते हैं किसी कारण से, वो कारण रोजगार के लिए जा रहे हैं, शादी करके जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, तो एक प्रकार के वो प्रवास के अंतर्गत आता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। एक देश की जन्म दर क्या है, एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। जब किसी देश के जन्म दर में और मृत्यु दर के बीच अंतर होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जीवन प्रत्याशा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस देश की पढ़ते हैं कि किस देश की जीवन प्रत्याशा कितना है, भारत की जीवन प्रत्याशा कितना है। भारत की जीवन प्रत्याशा मित्रों लगभग 67 से 69 वर्ष है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसी के बीच में है ये भारत की जीवन प्रत्याशा। विश्व स्तर पर बताया जाता है कि जापान की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है। किसकी, जापान की लगभग 100 साल के आसपास कुछ ऐसी है, ये हम लोगों को ध्यान देना। किसकी है सबसे ज़्यादा, जापान की विश्व स्तर पर जीवन प्रत्याशा। भारत की लगभग 67 से 69 के आसपास है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब जैसे जीवन प्रत्याशा क्या है, यही हम लोग जानते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, यह उन वर्षों की संख्या है जिनसे औसत व्यक्ति के जीवन मतलब जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब ये औसत किया जाता है किसी देश में औसत मात्रा में लोग कितने वर्ष, मान लीजिए कितने वर्ष जीवित रहते हैं, औसत एक निकाला जाता है। तो जैसा कि हम लोग के देश में हम लोगों ने देखा कि औसत मान लीजिए 67 वर्ष है या 69 वर्ष है, तो एक औसत एवरेज सेट कर लिया गया कि इस देश में इतने होते हैं। जापान में मान लीजिए 100 साल या 90 साल जो भी है, तो एक औसत कहने का मतलब सेट हो गया। तो उसी को जीने की एक, जीवित रहने की एक आशा जो होती है, कितने साल लगभग आदमी जीता है अंदाजा, तो वो क्या है, एवरेज निकाला जाता है पूरे देश का सरकारी आंकड़ा के आधार पर, तो वो क्या होता है, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जीवन प्रत्याशा किस देश की कितना अच्छा, जितना अच्छा उसका रहन सहन होगा, वहाँ की गुणवत्तापूर्ण जीवन होगा, एजुकेटेड लोग होंगे, सब कुछ अच्छे से वो फॉलो करेंगे, पर्यावरण शुद्ध होगा, तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा उतना ही अच्छी होगी, हम लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या कैसी है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो पीला वाला व्यक्ति बना हुआ है, क्या है, पीला वाला व्यक्ति बना हुआ है, ये एशिया को इंडिकेट कर रहा है। क्या, एशिया को इंडिकेट कर रहा। और यूरोप में जो है थोड़ा गाढ़ा है व्यक्ति है, और ये आपके अफ्रीका वाले हैं, और उसके बाद में आपके अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये हम लोगों को ध्यान देना। ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो कुल मिला के हम लोगों को ये देखना है, विश्व जो यही दिखाना चाह रहा है कि एशिया जैसे है, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या का बसाव कहाँ पर है,
एशिया में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे कम बसाव वाले क्षेत्र में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे अधिक बसाव अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का, और सबसे कम बसाव आपका कहाँ जाएगा, ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जिसके अंतर्गत आता है, इसका ही हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब एक हिसाब से ये जनसंख्या दिखा रहे हैं कि विश्व में कहाँ किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है। इस हिसाब से जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ का घनत्व तो भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जी। अब इसमें हम लोगों ने जीवन प्रत्याशा देख लिया। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि आप्रवास क्या है। आप्रवास क्या है, जब व्यक्ति एक नए देश में आ जाता है, क्या करता है, जब व्यक्ति एक नए देश में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप्रवास। का व्यक्ति जब नए देश में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप्रवास बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। नए देश में आता है तो उसको आप्रवास बोलते हैं। और उत्प्रवास किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रवास, एक आप्रवास। प्रवास का मतलब कहीं आने जाने में एक विशेष क्षेत्र में, और आप्रवास का मतलब होता है जब एक नए देश में आ जाता है तो आप्रवास मतलब आप्रवासित है। और उत्प्रवास किसे कहते हैं, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उस देश के लिए वो क्या हो जाता है, उत्प्रवासी। क्या होता है, उत्प्रवासी, मतलब उत्प्रवास उसको कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जहाँ जाकर बसता है तो उसको आप्रवास कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता क्या है, जनसंख्या का संगठन पूछा जाता है मित्रों। जनसंख्या का संगठन क्या है, वो जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कि किस प्रकार जनसंख्या की संरचना है, उसी को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है कि एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या के संगठन का अध्ययन, कैसे किस प्रकार के यहाँ का संगठन है उसका अध्ययन करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको जनसंख्या पिरामिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। जिसे जनसंख्या पिरामिड के अलावा क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड विधि है, और इसको कहा किया जाता है आयुलिंग पिरामिड भी इसको हम लोग कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड। और जनसंख्या पिरामिड को ही आयुलिंग पिरामिड कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना। जैसा कि हम लोग देखिए एक जनसंख्या का यह पिरामिड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। जैसे ये नीचे प्रतिशत दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत हैं, 20 से शुरू किए हैं, इधर 1%, 2%, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर आपका 2 का अंतर किए हैं, 2, तो 4। तो इधर का मतलब ये है स्त्रियों की संख्या दिखाई गई है, फीमेल की संख्या, और इधर आपकी मेल की संख्या दिखाई गई है। और ये आपकी आयु वर्ग है कि किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं। जैसे 0 से लेकर 4 आयु वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, पुरुषों में भी स्त्रियों में भी। इसी प्रकार से जो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग मान लीजिए जो 80 वर्ष से या 85 वर्ष से प्लस हैं वो स्त्री पुरुष में भी लगभग ना के बराबर, बहुत कम इनकी संख्या है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के यहाँ का संगठन दिखाया जा रहा है जनसंख्या में। तो जिस प्रकार के संगठन को दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और जनसंख्या पिरामिड में हम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या क्या दिखाया जा रहा है। एक तो इसकी आयु दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है, किस आयु वर्ग के लोग हैं। और एक यहाँ पर लिंग दिखाया जा रहा है कि मेल हैं कि फीमेल हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जनसंख्या पिरामिड को इसीलिए आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, किसको कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड को। जनसंख्या पिरामिड क्या है, एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब युवा आश्रित आयु वर्ग क्या है, युवा आश्रित आयु वर्ग कितना है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो युवा है आश्रित के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है कि 15 आयु वर्ग से कम, मतलब 15 साल से कम जितने के बच्चे होते हैं या जितने लोग होते हैं उसको किस में रखा जाता है, युवा आश्रित के अंतर्गत रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आया हुआ है कई बार क्वेश्चन कि युवा आश्रित के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग, 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग आते हैं। और वृद्ध आश्रित, 2 प्रकार के आश्रित होते हैं, एक बच्चे होते हैं और एक वृद्ध होते हैं। तो वृद्ध आश्रित कितने होते हैं, 65 साल से ऊपर, जो मतलब बच्चों में 15 साल से कम और बुजुर्ग में 65 से ऊपर जो होंगे वो आश्रित के अंतर्गत आएंगे। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, छोटा सा पार्ट था मित्रों। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि जनसंख्या पिरामिड, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि जनसंख्या जो है पिरामिड
पूरा जो है वो जनसंख्या के आयु वर्ग और लिंग को दर्शाता है। अब उसके बाद में हम लोगों को देख लेना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का पिरामिड है, वो क्या क्या दर्शाता है, जैसा हम लोग चित्र में भी देख लिया। और जनसंख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। जैसा कि हमने बात किया कि कितने आयु वर्ग में विभाजित है, 4 से 6, मान ली वो 0 से 4 वर्ष कितने हैं, 5 से 9 वर्ष तक कितने हैं। तो कहने का मतलब जो हम लोगों ने चित्र के माध्यम से अध्ययन किया वही लिखा गया है मित्रों, कि जनसंख्या के पिरामिड क्या दर्शाता है, कहने का मतलब आयु वर्ग को दर्शाता है, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या में उप विभाजित। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसमें एक आयु को ध्यान दिया जाता है, आयु और एक लिंग, दो चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब इसमें जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुई। सन 1820 में क्या है, सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। क्या हो गई, पहली बार मित्रों 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। अब 1 अरब से डाटा हम लोगों को कैसे देखना है कि 1 अरब से 3 अरब कितना है, 3 अरब पहुँचे। 1 अरब से 3 अरब पहुँचने में मित्रों इसको 150 साल लग गए। कितने साल लग गए, 1 अरब जनसंख्या को 3 अरब तक पहुँचने में 150 साल लग गए। कितने साल लग गए, 150 साल लग गए। मतलब 1820 में 1 अरब थी और जाकर 1970 में जाकर 3 अरब हो गई, लगभग 150 साल लग गए। और अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि 3 अरब से क्या है, 3 अरब से जनसंख्या को 6 अरब होने में, कितने अरब, 6 अरब होने में केवल 30 वर्ष लगे। कितने लगे, ये बहुत सोचनीय बात है। बहुत तेज जनसंख्या मित्रों उधर बढ़ी है कि देखिए यहाँ पर 1 अरब से 3 अरब पहुँचने में आपको 150 साल लग रहे हैं, और 3 अरब से 6 अरब पहुँचने मतलब जस्ट दूना होने में केवल 30 वर्ष का, कितने 30 वर्ष का, मतलब बहुत कम समय लग रहा है। इसमें 150 और इसमें 30, कहने का मतलब 30 पंचे, कहने का मतलब 150 के आसपास लगभग 4-5 गुना की वृद्धि हो रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसके बाद में क्या है कि 1999 में ये पूछा जा सकता है कि 1999 में जनसंख्या कितनी हो गई, एनसीईआरटी का है चूँकि। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि 1820 में जो विश्व की जनसंख्या थी, चूँकि 1 अरब पहली बार पहुंची थी, तो 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 199 मतलब 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। और वर्तमान में हम लोग जानते हैं क्या है, वर्तमान में लगभग आपकी 8 अरब के आसपास जनसंख्या, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 8 अरब, समझ में आ गया मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ डाटा से रिलेटेड है, याद करना है कि लगभग 1999 6 अरब हो गई। और 1 अरब कब हुई थी, तो 1820 में हुई थी। बार बार दोहरा रहे हैं ताकि याद हो जाए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है मित्रों, किस प्रकार से जनसंख्या कैसे बढ़ी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ग्राफ आपका डायरेक्ट सीधे जा रहा है। तो इधर जाकर के लगभग 2000 के आसपास या 2015 के आसपास जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, हम लोगों को ध्यान देना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती ही जा रही है। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी देशों ने कंट्रोल करने के बाद कुछ मात्रा में नियंत्रित हो रही, लेकिन फिर भी अभी वृद्धि हो रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था मित्रों, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन का है किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशिष्ट, कह रहा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जनसंख्या चूंकि क्या बता रहा है, जनसंख्या के वितरण को बताना है हम लोगों को। तो अगला खा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वालों की संख्या है, कि कह रहा है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों के किस प्रकार के रूप में वितरित हैं, इसका मतलब है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जनसंख्या का वितरण क्या है, कि किसी, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, ये आपके जनसंख्या वितरण को दर्शाता है। किस रूप में लोग वितरित हैं, कैसे रह रहे हैं, ये जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। इसमें है कि वह 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें, मतलब कह रहा है कि जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में
परिवर्तन होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन का है जन्म मृत्यु और विवाह, ऑप्शन खा है जन्म मृत्यु और प्रवास, और ऑप्शन गा है जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो हम लोगों को ध्यान देना है जिससे परिवर्तन होता है, पूछ रहा परिवर्तन किससे होता है। तो परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि जन्म मृत्यु और प्रवास से होता है। किससे होता है? जन्म मृत्यु और प्रवास से होता है। अब इसमें हम लोगों को देख लेना मित्रों, जो विवाह है वो एक प्रकार के प्रवास के अंतर्गत ही आता है, और जीवन प्रत्याशा उसमें जीवन जीने की आशा, मतलब किस प्रकार के लोग कितना जीवन जिएंगे इसका औसत होता है। इससे कोई मतलब है नहीं, तो हमारा सी मतलब खा सही हो जाएगा। कौन है? 3 कारक जनसंख्या में परिवर्तन की, जन्म मृत्यु और प्रवास। मतलब जन्म होगा तब लोग जनसंख्या बढ़ जाएगी तभी परिवर्तन हुआ, मृत्यु हो जाएगी घट जाएगी तभी परिवर्तन हुआ, प्रवासन मतलब इधर उधर आदमी चला जाएगा तभी वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 1999 हम लोगों ने देखा कि विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन पूछ लेते, चूंकि एनसीईआरटी का है तो हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है कोई क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड क्या है? अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड क्या है। अब का में कह रहा है कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखन निरूपित करता है कि जब खा में जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बड़ा हो जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, वो जनसंख्या पिरामिड है। कि बड़े नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वितरण का प्रारूप है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जनसंख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं जनसंख्या पिरामिड को हम लोग आयुलिंग संगठन भी, आयुलिंग अनुपात भी कहते थे, हम लोगों को ध्यान देना है। आयुलिंग पिरामिड भी कहते थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हो जाए जनसंख्या का पिरामिड क्या है? जनसंख्या का पिरामिड मित्रों, जनसंख्या का आयुलिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। तो हमारा सही हो जाएगा का। तो इस प्रकार से हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कर लिया मित्रों। ये बहुत छोटा सा पार्ट था, इसको कवर किए हैं और आप लोग दोहरा लेंगे तो ये बहुत अच्छा से समझ आएगा, क्योंकि जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और ये बेस है। एक बार समझ में आ गया कैसे जीवन प्रत्याशा क्या है या घनत्व जनघनत्व क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जनघनत्व हमारे देश में 1000 पन्ना पा जाता है, जनघनत्व भी हम लोगों को याद रखना है, भारत का जनघनत्व याद रखना है। तो चलिए हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।